यहाँ पे देख लो आपका जो ये आपका हेज ब्रिज का सर्किट डायग्राम है, ठीक है, और ये उसका आपका फेजर डायग्राम, ठीक। तो हेज ब्रिज आपका उस कॉइल का या उस डिवाइस का या उस कंपोनेंट्स का सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसका क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 होता है। सिमिलरली आपका अगर हमें लेस देन 1 मेजर करना है तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जो आपका सीरीज में कैपेसिटर यूज हुआ था, यानी जो अननोन इंडक्टेंस था उसमें थोड़ा सा चेंज करके, और यहाँ पे कैपेसिटर को उसके पैरेलल में R4 के ही पैरेलल में यूज होगा, लेकिन आपका एक रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मतलब स्टैंडर्ड कैपेसिटर के साथ चेंज करते हैं। तो इससे क्या है आपका कि जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव होता है फाइनली, ठीक है, ये आता है आपका लेस देन 1 के लिए मेजरमेंट के लिए, यानी उस कॉइल या इंडक्टर की वैल्यू मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं जिसका क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1, ठीक। तो अब नेक्स्ट है आपका ओवेन्स ब्रिज, ठीक है। तो ओवेन्स ब्रिज में आपका क्या है कि ये जो यूज होता है अंडर बैलेंस कंडीशन में, ओवेन्स ब्रिज क्या है कि दिस ब्रिज में बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एन इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। ओवेन्स ब्रिज is used for the measurement of an inductance in terms of capacitance। इसमें देखो कनेक्शन डायग्राम, ये आपका अननोन है वैल्यू R1 L1, ठीक है, यानी ये कॉइल है जिसका इंडक्टेंस L है और उसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल रजिस्टर और कैपेसिटर आपका सेकेंड आर्म्स में यूज हुआ है, R3 में एक आपका रेजिस्टेंस है और उसके बाद एक कैपेसिटेंस यहाँ पे फोर्थ आर्म्स में यूज हुआ है, ठीक है। हमें अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो यहाँ से देखो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कैपिटल E यानी जो सप्लाई वोल्टेज होगा दैट विल बी सम ऑफ E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। तो यहाँ फेजर डायग्राम अगर हम I1 को, ठीक है, I1 को अगर x एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, तो I2 अगर कैपेसिटिव है, मान लो प्योर कैपेसिटिव है, तो इस बेसिस पे आपका इससे क्या करेगा, लीड करेगा 90 डिग्री। तो यहाँ से जैसे R1 L1 को शो करना है इस फेजर डायग्राम में, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि I1 R1 और उसके 90 डिग्री पे I1 ओमेगा L1 हो जाएगा। ये फेजर सम आपका क्या देगा, E1 की वैल्यू देगा, ठीक है, और E1 E2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से आपका इस कनेक्शन से आप देख सकते हो, ये हम स्टार्टिंग से ही लेते आ रहे हैं कि E1 E2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका जो B, इसको देखो कैसे कर रहे हैं, B और D यानी डिटेक्टर में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, तभी तो इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसलिए तो हम इसको ओपन सर्किट ले रहे हैं। देखो E1 और E2 और E3 और E4 को कैसे इक्वल कर रहे हैं, यानी E1 इक्वल टू E2 हो रहा है या E3 इक्वल टू E4 हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अंडर बैलेंस कंडीशन, ठीक है, अंडर बैलेंस कंडीशन इस डिटेक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस डिटेक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि पॉइंट बी और पॉइंट डी आपका क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है, पॉइंट बी और पॉइंट डी आपका क्या है, इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है, यानी जो VB होगा वही VD होगा। तो इसलिए इसका मतलब है कि जब ये वाला टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे है और ये वाला टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा वो सेम हो रहा होगा। और इसके बाद इसके क्रॉस B सेम पोटेंशियल पे है, D सेम पे, और C तो ऑलरेडी सप्लाई के टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यानी C भी, तो इस तरह से E3 और E4 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर E1 E2 से इक्वल कैसे हो रहा है, E3 E4 के इक्वल कैसे हो रहा है। हालांकि कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने आज मतलब सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट का ये लास्ट मेथड है। 4 मेथड हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टडी किया था, मतलब 4 मेथड्स के हम लोगों ने नाम पढ़े थे, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये था आपका, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने का जो मेथड था, मैक्सवेल ब्रिज हम लोग स्टडी कर चुके हैं, हेज ब्रिज स्टडी कर चुके हैं और एंडरसन ब्रिज स्टडी कर चुके हैं। अब ओवेंस ब्रिज स्टडी कर रहे हैं, तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट के जितने मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोचा आज आप लोगों को बता ही देता हूं कि ये दोनों वोल्टेज E1 E2 आपस में कैसे इक्वल हो रहे हैं, E3 और E4 कैसे आपस में इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो कॉमन है ना इस वाले ब्रांच के लिए और इस वाले ब्रांच के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इस डिटेक्टर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्विपोटेंशियल हैं, तभी तो इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों भी आपका क्या हो गया, पॉइंट बी और पॉइंट डी पे जो पोटेंशियल है ये सेम हो गया, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। इसलिए ये दोनों आपका क्या, एक तरीके से ये वाला आर्म्स और ये आर्म्स यानी R1 L1 आर्म्स और R2 C2 आर्म्स क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पैरेलल में हो गए, ठीक है। इसीलिए इन दोनों वोल्टेजेस को हम क्या ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं, E1 इक्वल टू E2। इसीलिए यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 ड्रॉ किया है। इसी तरीके से ये आपका E3 और E4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल, मतलब आपका E3 और E4 भी पैरेलल सर्किट की वजह से वैल्यू सेम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो E3 और इसी के आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका जो टोटल सप्लाई वोल्टेज होगा दैट विल बी द सम ऑफ E1 प्लस E3 और E2 प्लस E4। तो अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, हमें क्या करना होता है, फेजर डायग्राम में इन्हीं सब का सम E के बराबर दिखाना होता है। तो अगर E1 को ड्रॉ करें तो E1 में अगर मान लो हमने एक्स एक्सिस पे करंट I1 ले लिया है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा I1 R1 सेम फेज में, ठीक है। और उसके बाद उसके 90 डिग्री पे आपका क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा I1 ओमेगा L1, ठीक है। इसका फेजर सम आपका E1 हो जाएगा जो E2 के इक्वल होगा। तो अगर ये आपका E2 है, ठीक है, ये अगर आपका E2 है और उसके बाद यहाँ पे I1 R1 हमने एज्यूम किया, तो E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E3 सेम करंट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो मान लो थोड़ी सी वैल्यू आगे बढ़ के या यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम थोड़ी सी फेजर डायग्राम को विजुअल, जैसे कई बार होता है ना कि लोगों के माइंड में होगा कि सर I1 R1 आपने यहाँ ड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे शो किया, तो I1 R3 जरूरी थोड़ी नहीं कि उससे बड़ी हो, उससे छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि फेजर डायग्राम को प्रॉपर तरीके से आपका क्या हो, शो हो, मतलब क्लियर पिक्चराइजेशन हो सके, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब बड़ी वैल्यू ड्रॉ करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे भी ड्रॉ करके इसका इक्विवेलेंट दिखा सकते हो, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 R3, तो I1 R3 E3 और E1 का सम आपका क्या हो गया, E हो गया। तो ऊपर वाला हमने शो कर दिया, अब हमें नीचे वाले को क्या करना है, फेजर डायग्राम में शो करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि E1 जो है E2 के इक्वल हो गया, यानी E2 जो सम अब बनेगा, ठीक है, यानी I2 R2 और C2 का जो फेजर सम बनेगा E2, वो यहीं पे बनेगा, इसी लाइन पे बनेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा मतलब कहाँ पे E2 को, जैसे क्या है कि फेजर डायग्राम क्या होता है, एक जो आपका न्यूमेरिकल इक्वेशन होता है उसको एक ग्राफ के फॉर्म, एक आपका क्या है फेजर के सम में हम दिखाना चाहते हैं, इसीलिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 R2 माइनस J अपॉन ओमेगा C2। तो यहां से देखो आपका इसी चीज को शो किया गया है। अब जैसे इस लाइन पे भी आप क्या I2 को शो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको, जब मैंने बताया कि कैपेसिटर में आपका करंट क्या होता है, जो रेजिस्टिव ड्रॉप होगा उसके 90 डिग्री लीड पे आपका क्या होगा, कैपेसिटर होगा। तो अगर आप इस लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे I2 R2 को, ठीक है, जरूरी नहीं कि I2 को जो यहाँ y एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं आप यहाँ पे करो, आप यहीं पे कर सकते हो। लेकिन उस केस में आपको क्या है, I2 जो आपका I2 अगर यहाँ ड्रॉ करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 90 डिग्री में आपको क्या करना पड़ेगा, I2 ओमेगा C2 को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जैसे उस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर व्यू के लिए हमने क्या कर दिया, अगर I2 को इस लाइन पे ड्रॉ करें तो I2 R2 यहाँ आ जाएगा और उसके 90 डिग्री लीड पे आपका क्या हो जाएगा, I2 ओमेगा C2 हो जाएगा। तो इसीलिए E1 और E2 इसी क्या हो जाएगा, इसी सेम लाइन पे आ जाएगा।
ठीक, तो E2 ड्रॉ हो गया और उसके बाद आपका E4 क्या होगा, ये भी I2 करंट जो होगा, I2 करंट के ही, ठीक है, 90 डिग्री में होगा, तो आपका E4 भी इस लाइन पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसका सम जो आपका फेजर सम E2 और E4 का जो फेजर सम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यहाँ E3 है, यहाँ पे E4 है, ये वाली लाइन जो है ना आपकी I2 अपॉन ओमेगा C4, तो ये आपका क्या है, E हो जाएगा। इन दोनों का फेजर सम अब फिर E4 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? आवाज आ रही सबके पास? हेलो, अभी मतलब क्लियर है आपका हेज ब्रिज का, सॉरी ओवेंस ब्रिज। और इसमें जो मतलब आपका इक्वेशन वगैरह वो मैंने प्रीवियस वाले भी सारे बता दिए कि क्यों E1 को E2 के इक्वल लेते हैं, E3 को E4 के इक्वल लेते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको, मुझे लगा कि लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे, मतलब स्टडी कर रहे होंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछें मेरे से कि सर ये कैसे होगा, लेकिन मतलब अब पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं लोग। लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई स्टार्ट करिए। मैंने बताया था कि मेजरमेंट आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। गेट में क्वेश्चन मतलब 2 नंबर या 4 नंबर का आता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दोगे या किसी अदर पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम दोगे, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, या आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का दोगे, या जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, अगर उसमें दोगे तो उसमें आपको मेजरमेंट के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, ठीक है। आप मेजरमेंट से क्वेश्चन पक्का आपको मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए अभी भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा स्टार्ट करो स्टडी, ठीक है, और पढ़ना शुरू करो। मैंने आपको बताया ही है कि हो सकता है कि ऐसा हो कि आप लोगों का एग्ज़ाम डायरेक्ट मतलब फिजिकल क्लास पॉसिबल ही ना हो पाए, डायरेक्ट आपका क्या है एग्ज़ाम के लिए कॉल किए जाओ। हो सकता है नवंबर दिसंबर में वैक्सीन वगैरह आ जाए तो सभी लोगों को क्या है कॉलेज बुलाया जाएगा, तो उस टाइम तो एग्ज़ाम होगा ना, क्लास थोड़ी ना चलेंगी। तो इसलिए पहले तो अटेंडेंस भी बहुत कम रहती है, शुरू में लोग 35-40 लोग ज्वाइन करते थे, पूरी क्लास तो अभी तक ज्वाइन नहीं की है। फिर अब क्या है कि उसमें 15-16 लोग ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस मार्क करने से थोड़ी ना हो जाएगा कि आपकी अटेंडेंस लग गई है। यहाँ पे क्लास करना भी तो ज़रूरी है। अभी इसका मतलब सभी लोग जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सबके पास नेट की एक्सेसिबिलिटी है, मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी है, और सभी लोग नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग भी क्लास नहीं कर रहे हैं उन लोगों से बोलिए कि क्लास करें, नहीं तो जो आपका अटेंडेंस का मार्क्स है, मैं अटेंडेंस का मार्क्स उन्हीं लोगों को दूंगा जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और वो मुझे पता है कि कौन लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, क्योंकि मैं लिस्ट तो देखता रहता हूँ, नाम तो नोट मुझे करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप गूगल क्लासरूम पे लिंक पे अटेंडेंस लगा दे रहे हो तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। इसलिए सभी लोगों से बोलो, क्योंकि स्टडी शुरू करो। मैंने बताया था कि ये देखो मेजरमेंट ऑफ, पूरे मेजरमेंट में एक जो मैंने बताया था आपका टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, EMMI टाइप, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप, PMMC टाइप, ठीक है, वो टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछता है। और दूसरा ये जो मेजरमेंट हम लोग कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और उसके बाद आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट जो यानी सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछता है। आगे को जो यूनिट्स है ना उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है, उससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उसके आगे के जो यूनिट है इंस्ट्रूमेंटेशन का है, और हम क्या है इलेक्ट्रिकल को हमें बेसिकली फोकस करना है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में नहीं आए, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर क्वेश्चन उससे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टडी शुरू करिए। जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, एटलीस्ट रेगुलर क्लास कर रहे हैं, वो लोग तो स्टडी करिए।
ठीक, अगर मैंने बोला है कि कहीं पे भी किसी को कोई डाउट होता है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें भी कहीं किसी को डाउट है तो वो जरूर डिस्कस करें। ठीक, तो आप देखो ओवेंस ब्रिज का सर्किट डायग्राम और उसके बाद आपका फेजर डायग्राम। तो लेट L1 unknown self inductance of resistance R1, R2 variable non inductive resistance, C2 variable standard capacitor, R3 fixed non inductive resistance and C4 fixed standard capacitors। तो अगर बैलेंस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो साइड आर्म्स का रेशियो यानी इस आर्म का रेशियो या इनके क्रॉस आर्म्स का इंपीडेंस का मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से एट बैलेंस R1 प्लस जे ओमेगा L1 1 अपन जे ओमेगा C4 इक्वल टू R2 प्लस जे ओमेगा C2 इंटू R3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके रियल और इमेजिनरी टर्म्स को अगर अलग अलग करते हैं तो L1 की वैल्यू हो जाएगी R2 R3 C4 और R1 की वैल्यू हो जाएगी R3 C4 अपॉन C2। हमें इन्हीं अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करनी थी। ठीक है, अब आपका ओवेंस ब्रिज का एडवांटेज क्या है कि एग्जामिन द इक्वेशंस फॉर बैलेंस, वी फाइंड that we obtain two independent equation in case of C2 and R2 are made variable. Since R2 and C2 the variable elements are in the same arm, convergence of two balance condition is much easier. And the balance equation are quite simple and do not contain any frequency component. जैसे जो आपके ऊपर वाले जो दोनों इक्वेशन थे, ठीक है, उसमें आपका क्या था, फ्रीक्वेंसी का टर्म्स आ रहा था, लेकिन इसमें आपका ये फ्रीक्वेंसी का टर्म्स नहीं आ रहा। ठीक, तो दिस ब्रिज रिक्वायर्स द ब्रिज कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, दिस ब्रिज रिक्वायर्स अ वेरिएबल कैपेसिटर विच इज इन एक्सपेंसिव आइटम एंड ऑल्सो इट्स एक्यूरेसी इज अबाउट 1%। The value of capacitance C2 tends to become rather large when measuring high coils। यानी ये भी आपका जो ब्रिज है ओवेंस ब्रिज, इससे भी एक तरह से मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, यानी एक लो वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, हाई वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसीलिए इसमें C2 को वेरिएबल लिया है, तो C2 को वेरी करते रहेंगे तो हमारा जो क्वालिटी फैक्टर्स है, यानी हाई क्वालिटी फैक्टर्स का मेजर करना है या लो क्वालिटी फैक्टर का मेजर करना है, आपका क्या है, उस बेसिस पे C2 को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ओवेंस ब्रिज की हेल्प से। ठीक, तो आपका मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के जितने मेथड्स थे, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मेथड, हेज ब्रिज मेथड, एंडरसन ब्रिज मेथड और आपका ओवेंस ब्रिज मेथड, इसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आपका जो स्टडी करना है वो हमें स्टडी करना है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस को स्टडी करेंगे, यानी जो मेथड्स हैं डी शॉर्टी ब्रिज है और शेयरिंग ब्रिज है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस को स्टडी करेंगे, फिर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मेथड को स्टडी करेंगे। तो आई होप कि सेल्फ इंडक्टेंस मेजरमेंट सभी को क्लियर होगा, कैपेसिटेंस मेजरमेंट मेथड और इनको शेयरिंग ब्रिज और डी शॉर्टी ब्रिज को स्टडी करेंगे फर्दर क्लास में। ठीक है, तो डी शॉर्टी ब्रिज का ये देखो आपका डायग्राम है, ये इसका फेजर डायग्राम है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेथड्स आपको क्या होने चाहिए, रिमेंबर्ड होने चाहिए। जो नेम ऑफ मेथड्स है ना डिफरेंट मेजरमेंट के, वो हमें क्या होने चाहिए, रिमेंबर्ड होने चाहिए। कि जैसे मतलब नहीं तो लास्ट में आपका क्या होगा ना, अगर लास्ट डे सभी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, सारी चीज़ें अगर आप लास्ट डे पढ़ते हो तो उस केस में क्या होगा कि पता चला कि इंडक्टेंस मेजरमेंट में कैपेसिटेंस लिख के आ रहे हो, कैपेसिटेंस मेजरमेंट में इंडक्टेंस लिख के आ रहे हो, और उसके बाद रेजिस्टेंस मेजरमेंट में कुछ लिख के आ रहे हो, इस तरह से। तो अगर थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते चलोगे तो नाम आपको ऑलरेडी ऐसे ही रिमेंबर्ड हो जाएंगी, क्योंकि हर लेक्चर में मैं इस टेबल को जरूर शो करता हूँ। लगभग सभी लोग जो रेगुलर क्लास कर वो देखे होंगे कि जब भी मैं मेथड्स की बात करता हूँ तो मैं इस टेबल को या इस इस आपका पीपीटी को जरूर शो करता हूँ।
तो ठीक है क्लास, अगर किसी को डाउट है ओवेंस ब्रिज में तो पूछ सकता है। आगे फर्दर क्लास से मतलब आपका मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस को कंप्लीट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस के मेथड्स कौन से हैं? डिसॉर्टी ब्रिज मेथड और शेयरिंग ब्रिज मेथड। तो इन दोनों ब्रिजेस को स्टडी करेंगे। सेम जिस तरह से ऊपर कैलकुलेशन किया उसी तरीके से करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, C1 जो आप कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं तो उसके टर्म्स में जो नोन आर्म्स के पैरामीटर्स हैं उनके टर्म्स में हम C1 का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपका C1 की वैल्यू है C2 इंटू R4 ठीक है, R4 by R3 सॉरी, ठीक। द बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेयरिंग R3 एंड R4। तो इसका आपका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है डिसॉर्टी ब्रिज का, फिर उसके बाद आपका शेयरिंग ब्रिज। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है क्लास, थैंक यू।